नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी एक तरफ 16,000 के पार हो गया है। टू बी प्रिसाइसली 16,300 और 16,200 के आसपास से कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दिनों में इसमें लगातार एक बुल रन देखा गया है और अगर आपको याद हो 120 ट्रेडिंग सेशंस लगे थे 15,000 से 16,000 के सफ़र में, और ये जो है 15,600, 15,750, 15,800 पर इसने काफ़ी वक्त बिताया है और ये 15,950 से ये 6 बार वापस भी गया है। तो अगर आप इसको देखें तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि जो इसमें इस तरीके से तेजी आई है। इसमें देखा जाए तो पिछले 2 दिनों के अंदर 5,000 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से इसमें खरीदारी देखी गई है और इसमें डीआईआईज ने बेचा भी। और मैं आपको बताता चलूं कि जो 16,000 के पास जो पार गया, ये घरेलू निवेशकों के दम पे गया है और इसमें पिछले 4 महीनों में करीब करीब 31 लाख करोड़ रुपए कमाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो इग्नोर की जा रही है वो ये है कि रिस्क क्या यहाँ पर राइट इन द कॉर्नर है या नहीं है। 16,000 का लेवल बहुत वेट किया जा रहा था, पूरा जुलाई का महीना इसमें निकल गया लेकिन ये 16,000 नहीं हुआ। 16,050 से ये वापस घूमता रहा लगातार पर ये एक बार बीच में ये 15,600 भी गया, एक दिन में 300 पॉइंट भी नीचे गिरा था। तो आप ये देखें कि ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ऐसी टर्बुलेंस क्यों है और क्या अब जो ये 16,000 के पार दिख रहा है, बैंक निफ्टी इसमें 36,000 के पार दिखा है, अभी काफी तेजी दिखी जा रही है, क्या ये टिकाऊ है या इसमें जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं। अगर आप देखें मिड कैप ने रैली की है, पिछले 3 दिनों में मिड कैप पिटे हैं और इसमें जो है वैसे भी कहा जाता है कि 10 महीने जो है वो बड़ी कैप्स रूल करती हैं और मिड कैप्स में लेकर के क्या निवेशों का पैसा क्या लिक्विडिटी स्क्वीज ट्रैप में फंसा है या नहीं फंसा है या फंसने का संभावना है, तो उसको लेकर के अमेरिका का क्या सोचना है। अमेरिका की जो अपनी इकोनॉमी के अंदर जो उसमें हलचल देखी जाएगी, उसका जो इफेक्ट हमारे मार्केट्स पर पड़ने वाला है वो बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा इस पर। और इसके साथ साथ जो चाइना का जो फैक्टर है, जो चाइना ने एक तरीके से क्रैकडाउन दिया है, चाहे वो उनकी टेक कंपनीज हो, चाहे उनके अंदर जो एक भारी गिरावट देखी जाए, जो हांगकांग हैंसेंग में देखा जाएगा, इसमें 1,000 पॉइंट की गिरावट देखी। तो बेसिकली ये जो इतनी गिरावट है और खास करके अमेरिका का जो है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो आधा आया है, 6.5 लाख के करीब एक्सपेक्टेड था लेकिन 3-3.5 लाख के करीब वो डेटा आया है। तो इसका क्या, और एक मैं आपको बताता चलूँ इसको बिफोर वी डिस इसको हम जो इसको एनालिसिस करें कि अमेरिका के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। इसमें मुख्यतः जो है अमेरिका की महंगाई दर जो 13 सालों में 5.4 निकल करके आई है, इसमें बने रहने की, और क्या अमेरिका स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर पड़ना ही है। आप इसे चाहे जितना मर्जी इसको अंडर प्ले करें लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो वहां पर महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ जो जुलाई में आप देखें 9 साल में रिकॉर्ड हाई हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं, तो एक्सपोर्ट सेक्टर को जो मोमेंटम दिया जाना है, जो सरकार की जो सोच है, जो एक्सपोर्ट लॉबी जो काम करेगी, क्या उससे हमारी करेंसी और ज्यादा नीचे गिरेगी, क्योंकि रुपये का अगर डिवैल्यूएशन होता है या रुपये और ज्यादा गिरता है उसका भी इफेक्ट जो है वो मार्केट पे पड़ेगा। इसके साथ साथ डेल्टा वेरिएंट कह सकते हैं, चाइनीज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी फैक्टर हैं, जो तमाम बातें हैं, इनको लेकर के जो निफ्टी का 16,000 का जो रन देखा जा रहा है, इसमें रिस्क कंपोनेंट कितना है। तो पहले मैं आपको इनकी तेजी के कारण बताता हूँ ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए। इसके साथ साथ जो इसमें एक बुनियादी बात है वो ये है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स का जो असर है, जो एफआईआईज का असर है, इनकी जो भूमिका रही है वो किस तरीके से है। और जिस तरीके से देखा जाए अभी निफ्टी आपका 16,500 भी जा सकता है, शायद ये कल चला जाए या मंडे को चला जाए, क्योंकि उसमें जो रिलायंस में देखें, रिलायंस में एक रन आ रहा है। अगर रिलायंस 2200 क्रॉस करता है या 2200 के ऊपर जाता है, 2210 जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि निफ्टी जो है 16,500 हो जाएगा। लेकिन क्या ये इसमें बने रहेंगे, और मैं आपको बताता चलूं कि मार्च अगस्त महीने के अंदर निफ्टी 16,000 के नीचे शायद ही आएगा और ये 16,000 के ऊपर ही जाएगा। कंसोलिडेट 16,200 तक नहीं हो जाता तब तक एक टर्बुलेंस बनी रहेगी। लेकिन निफ्टी का जो ये इंडेक्स है, क्या इससे आपके जो अपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिस तरीके के शेयर्स जो वैल्यू स्टॉक्स हैं या नहीं है, उसको लेकर के होगा। आप ये देखें, एक तरफ आपका 16,000 के पार जा रहा है, 16,300 जा रहा है, 16,200 जा रहा है, लेकिन आपने जो स्टॉक्स परचेज किए हैं उनकी वैल्यू नहीं हो रही। और आज अगर आपने सुबह मार्केट खोला हो तो पूरा का पूरा रेड में दिखाई दिया था। तो ऐसा क्यों है? आपका स्टॉक्स और निफ्टी का जो इंडिकेटर है, इसका क्या संबंध है और इनसे जो रिस्क जो एक तरीके से छुप रहा है इसमें, या इसमें जो रिस्क नहीं बताया जाना चाहिए मार्केट को, उस पर आपको इसमें तवज्जो देनी चाहिए। तो उसके बाद जो अमेरिका का फैक्टर होगा, चाइना का फैक्टर होगा और हमारी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है। कल वैसे इंटरेस्ट रेट ना चेंज होने की उम्मीद है, नहीं होंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में अगर ऐसा कुछ भी दिया तो एक हल्की फुल्की टर्बुलेंस आ सकती है, हल्का फुल्का उसमें बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे देखें, मोटे तौर पर देखें, तो आपको इंटरनेशनल कारण, मैक्रो ग्लोबल फैक्टर्स आपको इसमें समझने होंगे, खास करके अमेरिका के और चाइनीज फैक्टर्स के इसमें जो इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट में हुआ क्या है, उसके बाद हम अपनी बात पे आएंगे किस। और एक मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जो हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो अर्निंग्स होती हैं बुनियादी तौर पर दो तरीके से होती हैं। या तो वो बैंकों से
पैसा उठाएंगे या वो मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो उनके जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम उनमें निवेश हो चुका है। तो उनको बैंकों से उठाने की वो निर्भरता जो है बैंकों के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। इसलिए अगर आप वोलेटिलिटी देखें, और मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देता चलूँ यहाँ पे साथ में कि आप एडवाइस से पहले ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर इस पर मशवरा करें। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ये जो वोलेटिलिटी देखी जा रही है इसमें इंट्राडे ट्रेडर्स जो है उनको किस हद तक नुकसान हो रहा है, काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, और फ्यूचर्स में किस तरह के नुकसान की संभावना, डेल्टा वेरिएंट आ गया, इकोनॉमी कोलैप्स करके बैठ जाएगी। उसके बाद आप देखें कि केस स्टडी के तौर पे आप टाटा मोटर्स ले सकते हैं कि मैं आपको कई सारे बता, उस समय आईटीसी तेजी करने की बात कर रहा है, इस समय उसकी बात हो रही है कि वो 330-35 के करीब चला जाएगा। काफ़ी वक्त तक वो 200-205 के बीच में ऑसिलेट करता रहा है। तो इन सारे अलग अलग शेयर्स पे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका जो प्रभाव आने वाला है मार्केट के अंदर, जिस पर बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, उसका इम्पैक्ट आपके निवेश पर बिल्कुल पड़ने वाला है, इंडियन इकोनॉमी में पड़ने वाला है और ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ेगा। एशिया जो है उसमें जिसको कहते हैं कि उसमें उसका इससे अछूता नहीं रह जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को लेकर के इसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। और हम इसमें अब ये देखते लेते हैं कि ये बहरहाल जो है कि निफ्टी पहली बार 16,000 पार हुआ है, सेंसेक्स भी 54,000 पार हो गया है आज। तो बेसिकली इसमें इस वर्ष अगर आप देखें तो इस समय ये 7वीं बड़ी तेजी के तौर पे से देखा जाना चाहिए। अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। इसमें जो है कि इसमें 7वीं बड़ी तेजी के तौर पे से देखा जाना चाहिए। तो इसमें जो पहली जो इसमें तेजी देखी गई थी वो 1 फरवरी को, जिसमें बढ़त जो है 2315, और जो बंद स्तर था वो आपका 48,601 में। हम यहाँ सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की 7वीं बड़ी तेजी है। उसके बाद ये 2 फरवरी का देखें, जो बढ़त थी वो 1157 पॉइंट्स की थी, 49,798 पे बंद हुआ। फिर 24 फरवरी को 1030 पॉइंट्स का दिन इसमें चढ़ा है, 50,782 गया है। 3 मार्च को आप देखें 1148 पॉइंट का इसमें गेन हुआ है, 51,445 पे सेंसेक्स बंद हुआ था। उसके बाद फिर से 30 मार्च को जो है 1,128 पॉइंट्स का गेन हुआ, तो 50,137। फिर उसके बाद 21 मई 976, 3 अगस्त को आपका 873 इसमें जो अंक उछला है। तो उसके बाद 53,823 पर, और अब ये 54,000 भी पार कर गया है। तो बेसिकली आप देखें कि फरवरी में 2 ऐसी डेट्स आई, 1 और 2 को इसमें तेजी बुलिश रन देखा गया। उसके बाद ये इसने 22 दिन का इसने कूल ऑफ लिंक पीरियड लिया। उसके बाद 24 फरवरी को फिर से इसमें एक मेगा रन देखा गया। उसके बाद 3 मार्च को देखा गया 10 दिन के बाद। उसके बाद फिर से इसने 27 दिन का ब्रेक लिया। तो आप ये देखिए कि जो ये ब्रेक्स इसमें लग सकते हैं कि हर महीने 1-2 मौके आ रहे हैं, तो ये मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड करेगा। सीएनसी पे बने रहें, आपने वैल्यू स्टॉक्स में या पोजिशनल आपने ट्रेड लिया है उसमें आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। लेकिन मार्केट बहुत फ्रेजाइल है और इस वक्त ये 16,000 के पार गया है, ये एक तरीके का फ्रेजाइल इंडिकेटर है। इसमें जो इनहेरिट खतरा है हम उस पर बात करना चाहते हैं यहाँ पर। और इसमें एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जो इसमें एक तरीके जो सुस्ती दिख रही थी वो उसमें टूटती हुई देखी गई है। तो मार्केट में एक उत्साह तो बना हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपका इसमें जो खतरा है वो इसमें दिक्कतों वाला है। तो इसके हम पहले 4 प्रमुख कारणों पर हम बात कर लेते हैं मोटा मोटी। तो जीएसटी कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पीआई, इसमें तेजी से रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। इसके बाद घरेलू संस्थागत फंड और करोड़ों रिटेल निवेशक लगातार बाजार में निवेश कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये घरेलू निवेशकों की वजह से 16,000 पार हुआ, ये इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। इस पर हम थोड़ी देर में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जो बात है, इसमें मैंने एक पिछला लेक्चर 2 लेक्चर पहले मैंने बनाया है, उसमें मैंने ये कहा था किस तरीके से 2023 तक जो ग्लोबल इसमें जेनेट येलन की कोशिश है कि जो 15% के करीब हमारा कॉर्पोरेट टैक्स पे आ जाए, ताकि उसको लेकर के कोई गलतफहमी ना हो। खास करके डिजिटल टैक्स पे भी उस लेक्चर में मैंने काफी सारी डिटेल से बात की है। तो 2023 तक जो है अगर 15% कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है तो उसका प्रभाव भी जो है मार्केट्स में दिखेगा। तो मार्केट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन उसका जो इवेंचुअली इकोनॉमी पे जो फर्क पड़ेगा लॉन्ग रन को अगर आप ले दें, शॉर्ट टर्म में मार्केट बुल रन में चला जाएगा। और वैसे भी मार्केट और इकोनॉमी आप देखें, कोविड काल से देखें, कोविड काल के बाद देखें, उसमें आप देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं। यानी कि इकोनॉमी जितनी खस्ता हाल होती जा रही है, जितने रिवाइवल के संकेत खाली बात हो जाती है उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इस पर डिबेट है, लेकिन मार्केट जो है लगातार जूम कर रहा है। तो इसके बाद फिलहाल कोई बड़ा आईपीओ नहीं होने से बाजार में पैसे का प्रभाव बढ़ा है। तो जिस तरीके से इस समय आईपीओ के एक तरीके से काफी सारे आ गए हैं, लेकिन और वो
ओवरबुक जा रहे हैं। खास करके जोमेटो की अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उसमें निवेश को लेके एक घबराहट पैदा होती है, लेकिन बहरहाल लेकिन अब वो भी गिर रहा है, इसमें 3-3.5 पॉइंट गिर जाता है वो भी। तो बेसिकली जो हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हुआ क्या है। और देसी निवेशकों के दम पर ही निफ्टी जो है ये 16,000 के पार गया। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो हम बताते चले आपको कि 4 महीनों में निवेशकों ने 31 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये एक पॉजिटिव तौर पे इसको लेना चाहिए। तो इसमें जो बात निकल करके आती है कि निवेशकों ने शेयर बाजार में भरपूर कमाई की है और वित्त वर्ष के महज 4 महीनों के अंदर जो है संपत्ति जो है 31,18,934.36 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। ये इन्वेस्टर्स की संपत्ति है। तो यानी कि करीब करीब 31 लाख करोड़, उसमें 31,18,934.36 इसका एग्जैक्ट फिगर है। तो चालू वित्त वर्ष की अगर शुरुआती यानी 1 अप्रैल से लेके अगर हम 30 जुलाई तक बीएससी के 30 शेयर वालों का सेंसेक्स देखें तो ये 3077.69 अंक, यानी कि अगर इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आप पाते हैं कि 6.21% ये चढ़ चुका है। यानी कि 6 पढ़ना ये बहुत बड़ी फिगर है। तो इसमें जो उसके बाद जो हालांकि निवेशकों को सकारात्मक रुख के दम पर जो है ये चालू वित्त वर्ष में जो सेंसेक्स है 16 जुलाई को इंट्रा डे में जो है 53,290.81 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। और इसके बाद वहीं जो है अगर आप इसे देखें पिछले महीने की बात है 15 जुलाई मुझे याद है, उसको ये जो है 53,158.85 के सर्वकालिक स्तर पर ये बंद हुआ था। तो ये सारे फैक्टर्स को लेने के बाद इसके बाद चालू वित्त वर्ष की अगर आप शुरुआत में 30 जुलाई को बाजार बंद होते वक्त जो है बीएससी का जो सूचकांक सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार जो पूंजीकरण है उनका 31,18,934.36 करोड़ रुपए से बढ़कर जो है ये जो है आपका इस तरीके से ये जो फिगर आई है। तो इसमें अगर आप सूचीबद्ध कंपनियों का अब तक का सर्वोच्च ये मार्केट कैप है, बाजार पूंजीकरण है। अब इसमें दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंस रखता है वो ये बात है कि इसमें पिछले वित्त वर्ष में जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो अगर आप बीएससी में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण देखें तो ये 90,82,57.95 करोड़ रुपए से बढ़कर ये आपका हो गया था 2,04,30,814.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। तो ये मार्केट की आपको ताकत बताता है, मार्केट की आपको स्ट्रेंथ बताता है। और इसमें कोरोना संकट के बाद चुनौतियों को एक तरीके से इसने धता बताते हुए पिछले पूरे वित्त वर्ष के दौरान कमोबेश जो है अगर आप बीएससी के सेंसेक्स में यानी कि 20,040.66 अंक यानी 68% की इसने छलांग लगाई है। तो अगर आप देखें कि ऑलमोस्ट अगर 70% अगर ये 70% अगर ये उछल गया है तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। और अब जो 16,000 के पार गया है वो देशी निवेशकों के दम पे गया। इसमें मिड कैप का भी बात है, मैं उस पर भी आऊंगा अभी। तो अगर आप इक्विटी इसमें अगर आप देखें कि निचले स्तर पर अगर आप बाजार को देखें तो इसमें जो छोटे स्टॉक्स इसमें बड़ा कमाल करते अब तक पाए गए। ये आपका डेटा एनालिसिस, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, अगर आप चार्ट्स भी देखते हैं, अगर आप इसके एक ब्रेक थ्रू देखते हैं, इसके फंडामेंटल्स देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो इसमें मिड कैप्स ने और छोटे स्टॉक्स ने बड़ा कमाल किया है। तो अगर आप इसको करंट ईयर के अंदर देखें तो छोटे स्टॉक्स भी बड़ा कमाल करते हैं। इसमें ये हर साल ये साबित होती है, 2-3 महीनों के लिए तो बिल्कुल होती है। तो 1 अप्रैल से अगर 30 जुलाई तक का अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो इसमें जो उछाल आया है वो आपका 29.72% का उछाल आ चुका है। यानी कि 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच में 29.72 यानी कि लगभग 30% का इसमें उछाल आ चुका है ये आपका स्मॉल कैप के अंदर। तो छोटे स्टॉक्स का प्रदर्शन जो है इसका अगर आप अध्ययन करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं तो इससे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक जो मिड कैप इंडेक्स में जो है 2,905.91 यानी मिड कैप में आपका 14.39% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। जो आपके स्मॉल कैप है उसमें आपका 29.72% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें उसमें 2,905.91 अंकों का उछाल आया है, यानी कि आपका 14.39% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इसके मुकाबले अगर आप 30 शेयर्स वाले सेंसेक्स में 6.21 का, इसको हमने थोड़ी देर जैसे पहले कहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, लेकिन इवेंचुअली अब इसमें ये एकेडमिक स्टडी के लिए अच्छा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाहिए कि किन स्टॉक्स में ऐसा हो रहा है। तो स्टॉक्स को इंडिविजुअल भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो है इसमें 4 महीनों के अंदर मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इसमें 31 लाख करोड़ रुपए
की कमाई हुई है। और शीर्ष जो 10 में से जो 6 कंपनियां हैं उनका जो बाजार पूंजीकरण है वो है 96,642 करोड़ रुपए घटा है। मैं फिर से कह रहा हूँ घटा है। शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों का जो मार्केट कैप है, बाजार पूंजीकरण है, वो 96,642 करोड़ रुपए घटा है। आपने अडानी की एक न्यूज सुनी होगी, म्यांमार वाली, अमेरिका वाली, उसमें अडानी को भी एक दिन में 96,000 करोड़ का लॉस हो गया था। अडानी के पूरे जो ग्रुप है 6 कंपनियां, एक अडानी विल्मर करके एक साथ में, उसमें ऐड अभी हुई नहीं है लेकिन उसका आईपीओ बहुत महंगा होगा और उसको जिस तरीके से देखा जाएगा, और उसमें वोलेटिलिटी काफी है, इसमें कोई राय नहीं है। और फिर भी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप निवेश की बिल्कुल सलाह नहीं, एजुकेशन पर्पज के लिए है, डिस्क्लेमर है ये। तो इसके बाद अगर आप लास्ट वीक की अगर आप देखें शीर्ष 6 कंपनियों के अंदर ये बिल्कुल देखा गया है। तो इसमें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 16,000 से पहले का जो फेज था उसमें क्या हो रहा था, तो इसमें सबसे ज्यादा जो कमी है वो रिलायंस इंडस्ट्री को, जिस दिन उनकी एनुअल रिपोर्ट भी आई थी उस दिन भी वो क्रैश किया था, उसकी रिलायंस को हुई थी। टीसीएस में इसका देखा गया, एचडीएफसी में देखा गया, एचयूएल में देखा गया, एचडीएफसी अब इस वक्त उसके सारे जो हैं वो सारे तेज कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये, तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए जब तक आप डेटा को स्टडी नहीं करेंगे उनके फैक्टर्स को। और ये एक तरीके का एक आपको सपोर्ट देता है आपको एनालिसिस में इन्वेस्ट करने के वक्त, क्योंकि उसमें कोई जैसे दिन में कोई खबर आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो सारी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन आंकड़े काफी हद तक आपको एक साउंड फुटिंग दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अलर्ट भी काफी रहना चाहिए, पढ़ना बहुत चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स। बहरहाल, तो इन्फोसिस, इसमें एसबीआई के बजाज फाइनेंस, इनके पूंजीकरण बढ़ाने में ये कामयाब रहे थे। दूसरी तरफ ये थोड़ा सा बड़े थे। तो इसके बाद अगर आप इसके में देखें कि जो पिछले सप्ताह अगर आप देखें आरआईएल का जो बाजार पूंजीकरण है वो 44,249.32 करोड़ गिरकर जो है एक तरीके से 12,90,330.5 करोड़ रह गया था, यानी इसे 44,000 करोड़ का एक तरीके का लॉस हो गया था। तो इसमें टीसीएस का पूंजीकरण में जो है 16,469.28 करोड़ में गिरावट आई, और ये एक तरीके से, तो ये देखें जाए किस तरीके से। और लेकिन अब जो है इसमें जो है एफआईआईज का पैसा इसमें जा रहा है, क्योंकि उनके लिए जो हमारी जो ये लार्ज कैप्स हैं उनके लिए ये मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह ही है, क्योंकि उनके पास एक मसल पावर काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, डॉलर्स हैं उनके पास, और डॉलर्स में आप देख सकते हैं कि रुपये के साथ उसका क्या रिलेशन है। बहरहाल, इसमें अगर आप देखें तो ये सारी जो बातें होती हैं इनके मद्देनज़र जो आप पाते हैं, और इकोनॉमी के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, खास करके डेल्टा वेरिएंट को लेकर के जो खतरा बना हुआ है, उनके मद्देनज़र बाजार में जो है एक वोलेटिलिटी इसमें आना, इसमें जो है कि तय है अब आने वाले समय में। तो ये फ्रेजाइल जो ये फिगर है, इसके बाद जब तक ये कंसोलिडेट नहीं हो जाता पुख्ते तौर पर, तब तक इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, और ये जोखिमों से भरा है। अब हम बात करते हैं कि देशी निवेशकों के दम पे निफ्टी 16,000 के पार गया है, जो हम आपको शुरू से कह रहे हैं। तो अगर आप इसको कहते हैं, अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखें तो 6,000 से 16,000 तक का जो सफर है, ये 2011 दिसंबर 2007 6,000 से, ये आप इसको गूगल कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो 6,000 से 7,000 जो आपका 6,000 तक 52 सत्र, उसके बाद 7,000 में एक 1589 इसमें कारोबारी सत्र लगे थे। 8,000 जो है 7,000 से 8,000 में 77 लगे हैं। 8,000 से 9,000 में 623 लगे हैं। 9,000 से 10,000 में 92, 10,000 से 11,000 में 124, 11,000 से 12,000 में जो है आपका 333 सत्र लगे हैं। 12,000 से 13,000 में 368 सत्र लगे हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग है, 13,000 से जो 14,000 हुआ था उसमें 26, 14,000 से 15,000 में 25, और 15,000 से इसमें 119 सत्र लगे हैं। ट्रेडिंग इसमें डेज को कारोबारी सत्र इसमें लगे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका 2019 से लेके 2020 का जो ये टाइम रहा है, 3 जून से लेके जब 12,000 से 13,000 के बीच में था, तो उस वक्त 2019 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखें 9,000 से लेके 16,000 तक ये जो मार्केट गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि 8,000 को भी अगर आप जोड़ लें तो 8,000 सितंबर 2014 में था। उसके बाद ये 9,000 जो हुआ है मार्केट 2017 में हुआ है, और 2017 के बाद 9,000 से लेके 2021 तक जो है, अगर आप इस आंकड़े को देखें तो ये 9,000 से 16,000 ये निफ्टी जो है ये ऊपर चला गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2017 के बाद से मार्केट या शेयर बाजार में किस मैसिव लेवल पर पूंजी आई है। और जब से कोविड हुआ है, इसके बाद जो इसमें डीमैट खुले हैं, उन पर भी हमने पहले बात की, उस पर तो वीडियो बना है रादर। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, यानी कि बैंकों पर एक तरफ निर्भरता कम होती जा रही है, और जो कैपिटल रिक्वायर्ड है बिग कॉर्पोरेट्स का, वो यहाँ से उनको आसानी से मिल रहा है। इस
के बाद अगर आप इसमें देखते हैं तो आप ये पाते ये कहते हैं कि जो वैश्विक संकेत हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और जिसमें एसडीएफसी के शेयरों पर तेजी के दम पे जो बेंचमार्क इंडेक्स है और निफ्टी सूचकांक है वो इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो डीसी अगर आप हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो आंकड़ों पर अगर आप देखें तो इसमें लगातार सुधार देखा जा रहा है। जो इंडेक्स जो जैसे आपका एक्सपोर्ट का जो इंडेक्स है, आपका जीएसटी कलेक्शन का इंडेक्स है, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, तो उनको भी लेते हुए तो इकोनॉमी एक तरफ अच्छी दिखने की कोशिश करे, भले ही इसमें आईएमएफ ने अपनी ग्रोथ प्रिडिक्शन को कम किया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज रही है। तो निवेशकों के इस बड़े हौसले के साथ सेंसेक्स जो है आपका 872 अंक यानी कि 1.62% जो है चढ़कर 53,000 इसमें उच्च स्तर पर बंद हुआ था। तो इसके बाद अगर आप ये देखें कि 21 मई के बाद जो है सेंसेक्स में ये सबसे बड़ी एक दिन की छलांग थी। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ है। तो निफ्टी जो है 238 अंक यानी कि 1.55% की बढ़त के साथ पहली बार 16,000 के पार बंद हुआ। तो इसमें कारोबार की जो समाप्ति थी, इसमें निफ्टी का जो था 16,130 के सर्वकालिक, अब तो खैर 300 पार कर गया है और 16,295 पे बैठा है वापस। तो इसमें दिलचस्प बात यह है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पर आपको लगना चाहिए कि खतरा कहाँ पर है। तो उसमें जो बात निकल करके आई है वो ये आई है कि इसमें जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं, जिसको एफपीआई कहते हैं, इसने पिछले 12 कारोबारी सत्रों में 11 में करीब 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। यानी एफआईएस की मैसिव सेलिंग हुई थी, जिसकी वजह से 16,000 को छू ही नहीं पा रहा था, 15,900 पे बार बार यहाँ से लौट रहा था, 15,800 के बाद वापस जा रहा था। तो हालांकि इन्होंने जो है एक तरीके से अब जो खरीदारी देखी लास्ट 2 दिन में 5,000 करोड़ के करीब की है इन्होंने। तो इसमें अगर आप ये देखें तो बाजार में जो हालिया तेजी है, इसमें जो प्रमुख रीजन है वो ये है कि देसी संस्थागत यानी डीआईआईज की निवेशकों की, यानी देसी संस्थागत निवेशक और खुदरा यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के दम पर ये आई है। तो इसको अगर आप ये देखें, तो अगर आप ये देखें कि जीएसटी का जो संग्रह है, निर्यात के आंकड़े हैं, इसमें इसने भी इसको हेल्प किया है। तो ये सब देसी, तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप जोड़ दें, लेकिन इससे इंटरनेशनल खतरे, ग्लोबल खतरे खत्म नहीं हो जाते हैं। तो वही हम बात इस पे करेंगे। तो इसके बाद जो है जुलाई में अगर आप देखें कि इसमें अगर हम इसमें आंकड़ों पे लगातार बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो यूरोपियन बाजार में भी अच्छी तेजी देखी गई है। और इसमें अगर आप ये देखें कोरोना के जो डेल्टा वेरिएंट फैलने की चिंता से जो अमेरिका और अन्य एशियाई बाजार में जो थी, उसके मुकाबले में यूरोपियन बाजार में एक अच्छी या स्टेबल तेजी देखी गई है। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा ग्लोबल कोलैप्स कर रहा है, तो यूरोप में थोड़ा सा इसमें देखा गया है। तो कोरोना के डर से और चीन में सुधार की जो धीमी रफ्तार है और जो क्रूड में जो एक गिरावट आई है, उसने भी इसको इम्पैक्ट किया। तो फ्यूचर में मैं आपको बताता चलूँ, अमेरिका का इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अमेरिका का एम्प्लॉयमेंट का डेटा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यूरोपियन मार्केट्स एक इंपॉर्टेंट है, हांगकांग हैंगसेंग का डेटा इंपॉर्टेंट है, और चाइना का किस तरीके से सुधार के अंदर धीमी रफ्तार और उसका लगातार क्रैकडाउन रहना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इन सब के साथ साथ क्रूड ऑयल, अगर क्रूड बढ़ता है तो वापस, और ये डेल्टा वेरिएंट तो इसमें कोविड का है ही, तो इसमें अगर आप ये देखें, जो निवेशक अमेरिका में जो इसका कर रहे थे, जो रोजगार का इंतजार कर रहे थे, तो अर्थ उसमें क्या कि बहरहाल, लेकिन फेडरल रिजर्व जिस तरीके से काम करता है, उसका जो रुख होता है, वो अपने मार्केट्स को एकदम से झटके देने में यकीन नहीं करता। वो कहता है हम ऐसा सोच रहे हैं, एक तरीके से उसे एक तरीके से डिस्टर्ब करने के रुख में नहीं रहता, उनको थोड़ा वक्त देता है कि हम 2 महीने के अंदर ऐसा कर सकते हैं, हम 3 महीने में ऐसा सोच रहे हैं, 2021 के एंड तक हम ऐसा करेंगे, 2022 में। तो वो मार्केट्स को पर्याप्त मौका देते हैं ताकि वो अपने को कोर्स ऑफ करेक्शन में ले आए, ताकि उनको एक शॉक थेरेपी दें। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हमारे यहाँ, मतलब जैसे कल ही है, अगर एमपीसी में अगर कुछ भी बोला, बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा और रीजन दिया जाएगा कि फ्राइडे होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत बड़ी रियलिटी है मार्केट में, कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जो टैग दिया जाता है, उसके अंडर में जो ये फैक्टर्स हैं, कई सारे इनहेरिट फैक्टर्स हैं, कई सारे उसके अंदर की सत्य हैं जो एक तरीके से छुप जाते हैं। तो आपको उन सत्यों को बताना है अगर आप मार्केट्स में निवेश करना चाहते हैं, आप लॉन्ग रन में पैसे बनाना चाहते हैं, आपको वोलेटिलिटी से अगर आपको बचना है, आपको, क्योंकि शेयर्स की जो वैल्यू है वो 50-45% भी गिरती देखी गई है। आप आइडिया का ताज़ा केस ले लीजिए, कहाँ लोग उसको 12-13 के आसपास सोच रहे थे, लेकिन वो घट करके 6, और आज ही वो 25% गिर गया। तो इस मार्केट्स का अच्छी कंपनीज के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे कि एक हादसा टाटा मोटर्स के साथ हुआ, वो 283 तक गिरा है, कहाँ वो 363 का स्टॉक था, अभी भी उसकी हालत बीच में 300 उसने टच किया था, लेकिन वापस वो 297 पे पहुंच गया है। तो ये मैं आपको एज केस स्टडी बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसमें एक बार ओपिनियन ले लें, उनसे निवेश करने से पहले सलाह लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे जो फैक्टर्स हैं उनको आप नजरअंदाज ना करें, मार्केट इन सबको लेके चलता है। मार्केट जो है कन्वेंशनल विजडम जो है मार्केट का, अगर आप इसको वॉरेन बफेट साहब की उसमें बात करेंगे, तो वही कहते हैं कि जब वो सुबह मार्केट में बैठते हैं तो उनको नहीं पता होता मार्केट आज किस
किस तरीके का रुख लेगा, उनसे बड़ा तो मेरा नहीं ख्याल कोई होगा जो ये मार्केट के बारे में एक ठोस अथॉरिटी रखेगा। तो मार्केट जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो मार्केट्स को अगर आप इसको रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप उसमें स्टडी पे अगर आप इस पर फोकस करेंगे। तो अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। तो इसको जो है कि सरकार जो है इसमें जो जोखिम जो है वो अभी बना हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारा कल मॉनेटरी पॉलिसी की आ जाएगी, इसमें क्या क्या उनके रिकमेंडेशन है, किस किस पर वो ध्यान देना चाहते हैं, तो इसमें ताकि जो है कि इसमें जो टर्बुलेंस है, जो कोर्स ऑफ करेक्शन है, आप उससे डरें घबराएं नहीं। ऐसा आपको सब कहेंगे, आप टीवी खोल के देखें, लेकिन इसमें आपको घबराने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि पैसा आपका है, हार्ड एंड मनी है। और इन्फ्लेशन विल ईट इन योर, जिसको कहते हैं आपकी सारी संपत्ति में। अगर इन्फ्लेशन अगर चाहे वो अमेरिका में बढ़े, इंडिया में तो आपको बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जिस तरीके से है, तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी स्क्वीज करने की और मार्केट के अंदर जो सेल्फ करेक्शन करने की जो एक पॉसिबिलिटी है, तो वो लेकर के, जैसे कि मैंने आपको 2017 के बाद से अभी तक का बताया, तो किस तेजी से मार्केट चढ़ा है। तो मार्केट जो है अगर ये वापस कोर्स करेक्शन में जाता है या इसमें स्थिरता आती है, और इसका जो है कि ये सिर्फ एक इंडेक्स आपको दे रहा है, एक सेंटिमेंट आपको दे रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको जो रेवेन्यू मिलेगा या जो आपका कैपिटल का रिटर्न मिलेगा, वो आपको अपनी चॉइसेस ऑफ स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में है उसके बेसिस पर मिलेगा। और निफ्टी हद तक है, ठीक है, एक मार्केट सेंटिमेंट बनाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके लिए अपना इंडिविजुअल पोर्टफोलियो आप उसको कैसे रिस्क फ्री या रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं, या आपकी टाइमिंग जो है, कई बार आपको लग सकता है आपने जल्दी बेच दिया, कई बार आपको लगता है आपने महंगा खरीद लिया, ये मार्केट का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बचा है, वॉरेन बफेट भी नहीं बचे हैं इससे। तो इससे ये मार्केट का हिस्सा, ये हमेशा बना रहेगा। आपको ग्रीड और फेयर के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा, और जिसको कहते हैं कि उसके लिए आपको स्टडी पे जाना होगा। तो इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि सेंसेक्स और निफ्टी में जो एक तरीके का जो रिटर्न देने के मामले में जो शेयर्स थे, हम उन पे भी बात कर लें, तो जैसे कि JSW एनर्जी की अगर बात करें, जो इसका रिटर्न है आपका, ये जो है आपका 243% रिटर्न है। रेणुका शुगर में 240 है, और आपका गुजरात फ्लोरो मिल्स में आपका 208 है। प्राइस इंडस्ट्रीज में आपका 100। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप इन स्टॉक्स में वापस जाएं, आप बिल्कुल स्टडी करें। मैं आपको सिर्फ ये डेटा जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर रिकॉर्ड सेंस कि आपको मार्केट में अभी जो डेटा हमें बता रहा है उसका क्या मतलब है। इसके बाद जो HFCL का, इसका 175 है। CSDL ने मुझे याद है 650 का हमने देखा था, उसके बाद ये 1500 गया, उसके बाद ये 1350, ये थोड़ा सा 1200 के करीब कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक तरीके का मोनोपोलिस्ट है। तो लेकिन इसमें ये ऑलरेडी ये जिसको कहते हैं कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस है, तो इसलिए ये गिर रहा है। तो 174% देखा गया इसमें। लक्स इंडस्ट्रीज 151 है। अडानी टोटल गैस जो है 132% इसने रिटर्न दिया है। जिंदल स्टेनलेस हिसार 130, और आपका ये ये फरवरी से 2021 से अब तक के आपको ये डेटा के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं फिर से रिकैप करता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं कि बाजार में जो व्यापार है और जो निवेश है उसके बीच में संबंध क्या है, फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 5 वजहों से जो रिकॉर्ड तेजी आई है, जैसे जून तिमाही में कंपनियों के अच्छे नतीजे हैं, कल ही 18 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये महीना जो है ये भी पिछला महीना भी रिजल्ट से गया, ये महीना भी रिजल्ट से जाएगा। तो इसके बाद जून तिमाही के कंपनियों के अच्छे नतीजे, GST संग्रह जुलाई में 33.14 बढ़ना, बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 6.95% रही है, जो जून में 9.17% थी। तो ये 3% का जो इसमें लगभग 2.25% का, यानी मैं फिर से बताता हूँ आपको, बेरोजगारी दर में जुलाई में घटकर जो है 6.95% रही, जो जून में आपकी 9.17% थी। और 2021 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आपका 9.71 बढ़ने की उम्मीद है, और उम्मीद से तेजी से गति में सुधार के जो संकेत मिल रहे हैं। और इसमें जो है विदेशी निवेशकों ने किस तरीके से पैसा निकाला है, तो जिसके लिए बार बार कह रहे हैं, घरेलू संस्थागत DIIs ने चालू वित्त वर्ष में 4 महीनों में जो है 280 अरब रुपए की पूंजी डाली है। तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है हमारे मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, और इसमें जो भी लिक्विडिटी बनी है, और लिक्विडिटी होने की मेन रीजन क्या है। तो 280 अरब रुपए की पूंजी डाली है पिछले 4 महीनों में, और कमाया कितना है, 31 लाख करोड़। तो इसके बाद अगर आप ये देखें कि इससे साफ है कि मुख्य रूप से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, खुदरा निवेशक हैं, इनकी अगुवाई में जो है निफ्टी 16,000 के स्तर को प्राप्त किया है। और अगर आप ये देखें, खुदरा निवेशकों ने शेयर बाजार में जो पैसा लगाया, जबकि
कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं इस दौरान जो है करीब करीब वो 95 अरब रुपए बाजार से निकाल चुके हैं। तो अमेरिका में अगर अच्छे रिटर्न्स मिल गए या अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ हो गया या कहीं और मार्जिन में, तो ये जो पैसा फिर से निकलेगा, उस वक्त आप क्रैश कोई रोक नहीं पाएगा उस वक्त। तो एशिया और एशिया के अन्य बाजारों शंघाई, टोक्यो, हांगकांग में नुकसान में रहे, जबकि सियोल में तेजी रही है। यूरोप के बाजारों में तेजी का रुख रहा है। तो ये मोटी मोटी बात है कि मार्केट्स में इसमें हो क्या रहा है। और अगर आप ये देखें कि किन सेक्टर्स की अगर हम बात कर लें, सेक्टर्स का जो प्रदर्शन है, अगर आप सेक्टर्स वाइज देखें तो 100% से अधिक रिटर्न जो फरवरी से निफ्टी में जो 500 में शामिल 29 शेयरों ने दिया है। यानी 100% से अधिक रिटर्न जो है, जो 500 उसमें जो शामिल है उसमें 29 शेयरों ने दिया है। और 240 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा जो बीएसआई है, बीएससी है, इस पर सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण इसमें हुआ है। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं कि किस सेक्टर ने किया है, तो इसमें आपका निफ्टी रियलिटी में 30.37% है, आपका जो है निफ्टी आईटी आपका 20.80% है, निफ्टी स्मॉल कैप आपका स्मॉल कैप 100 आपका 19.76% है, शुरुआत में कहा था। निफ्टी मिड कैप 100 आपका 13.78 है, निफ्टी मीडिया आपका 11.24% है, निफ्टी मेटल जो है आपका 10.1। और ये इनका ना साइक्लिक रोटेशन होता है, तो हम उस पर लेक्चर बनाएंगे किस किस तरीके से इस पर ट्रेड किया जाना चाहिए। जैसे अभी पिछले 2 महीनों में आपका टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज के शेयर चढ़े, अभी जैसे बीच में उससे पहले आपके शुगर चढ़े थे, लेकिन अभी शुगर पिट रहे हैं। तो ये इनका एक साइकिल होता है। आप उसके साथ मानसून में, और पिछले 10 साल में अगर आप देखें अगस्त के महीनों में 8 सालों में जो है एक तरीके से कंसोलिडेट या स्टेबल मंथ रहा है, रिटर्न देने वाला मंथ रहा है। तो उसमें मानसून एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो सेंसेक्स जो है आपका 7.56, निफ्टी 7, निफ्टी फार्मा आपका जो है 5 पॉइंट, जैसे डॉक्टर रेड्डीज की अगर केस स्टडी के तौर पर उसे स्टडी किया जाए तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नीचे गिरा है। तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी जो आपका इसमें निफ्टी बैंक 4% है, निफ्टी ऑटो आपका 2.20% है। तो इन सारे सेक्टरों का जो अगर आप योगदान देखें निफ्टी के अंदर, ये सब तेजी लाने के अंदर, तो इसमें जो है कि संपत्ति जो है एक दिन के अंदर जब ऐसा कुछ हुआ था मार्केट में, तो 2.30 लाख रुपए इसमें बढ़ी थी। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि शेयर बाजार के अंदर जो बढ़ता व्यापार है और जो इसमें निवेश है, उसके बीच में संबंध किस तरीके का इसमें देखा गया है या किस तरीके का रहा है। तो अगर अर्थव्यवस्था को पिछले साल आप राष्ट्रीय महामारी में लॉकडाउन के कारण जो इससे एक तरीके जो प्रभाव हुआ था, तो आपने देखा कि मार्केट ने उसे काफी हद तक इग्नोर लिस्ट में डाला है। तो इनमें जो इसके साथ जो अनौपचारिक क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो उच्च बेरोजगारी की दर हुई है, उसको भी मार्केट ने इतना सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन दिलचस्प, जबकि मैंने आंकड़ा जो भी बताया था उसमें दिख रहा है घटा हुआ 6.95 दिख रहा है आपको, जून में जो था 9.17% है, उसको सेंसेक्स ने आपने उसमें ले लिया है। इसके बाद अगर आप ये देखें बेंचमार्क देखें, निफ्टी देखें, महामारी के दौरान आपने उच्च स्तर पर देखा जो पिछले मार्च 2020 में अपने निचले स्तर से बढ़ रहे थे। तो इसमें जो नए प्रवेशकर्ता हैं, यानी कि जो खुदरा निवेशक हैं जिन्होंने भागीदारी इसमें महामारी की स्थिति के बीच में फल फूल रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि जो सेबी है, सेबी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच जो नए डीमैट खुले हैं, ये खाते बढ़कर 10.7 मिलियन हो गए, 1 मिलियन आपका 10 लाख का। तो इसमें अगर आप अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच में, ये सेबी का डेटा आपको बताता है। तो इसी के साथ अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हालिया आंकड़ों को अगर आप देखें, तो इसके बीच में जो है आपका डीमैट खाते जो बढ़कर ये 10.7, जिसको कहते हैं कि आपका इसमें ये आपको पता चलता है कि इक्विटी डिवीजन में जो खुदरा भागीदारी ट्रेडिंग टर्नओवर जो है ये आपका 45% आ गया है। तो इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि शेयर बाजारों में जो ये नए खुदरा निवेशक, इसमें जेनजेड या मिलेनियक्स का एक बड़ा हिस्सा, इतनी आमद के पीछे क्या कारण था। तो बेशक इसमें अगर आप देखें वॉरेन बफेट, चाहे आप राकेश झुनझुनवाला, जिस तरीके से उनके बर्थडे के दिन वो काफी ज्यादा उसमें सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना था, 20,000 करोड़ उन्होंने जिस तरीके से 7 कंपनियों में लगाए थे, टाइटन में उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए थे, टाइटन ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं और वो अपनी एयरलाइंस के, तो बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े जो ये इन्वेस्टर हैं, तो वारेन बफे हों, चाहे राकेश झुनझुनवाला हों, या द पीपल्स ऑफ वॉल स्ट्रीट या हर्षद मेहता श्रृंखला जैसे फिल्मों में आपने ये सारा कुछ देखा हो, लेकिन वो एक अलग हिस्सा है। तो उससे ज्यादा कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर होश में ही काम होगा, वरना आपका जिसको कहते हैं ना कि आपका कभी भी इसमें नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो
काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इन्होंने एक सेंटिमेंट बनाया जिसके कारण नए लोग आए हैं। तो इसमें कई लोगों को महामारी के दौरान अपने डीमैट खाते खोले हैं। और इसमें जो है जैसे वॉरेन बफेट की, अगर मैं इसमें एक बात याद दिलाता चलूँ आपको, उन्होंने ये कहा था कि यदि आपका वेतन ही आपकी आय का एकमात्र स्रोत है तो आप गरीबी से एक कदम दूरी हैं। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है वॉरेन बफेट साहब की। तो अगर आपका वेतन है तो आपको, और उसमें जो 4 क्वाड्रेंट है, अगर आप ये बुक पढ़े तो बहुत अच्छी है। वॉरेन बफेट की नहीं है ये, तो इसको आप देखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने की है, किसकी है ये कि। लेकिन वो रिच डैड पुअर डैड, मैं आपको हिंट देता चलूं, उन्होंने ये लिखी है और बहुत अच्छी बुक है, आप इसको बिल्कुल पढ़ें। और इसके इन खातों को खोलने में आसान प्रक्रिया बढ़ा देगी। इसके साथ आप देखें कि 20,000 से ऊपर जिस तरीके से डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जिसमें जडोदा और इसमें एंजल फार्मा, तो ये कई सारे ब्रोकरेज हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद की है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें अगर आप ये देखें कि विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं, इन्होंने एक तरीके से एफआईआई के अंदर बाजार में तरलता भी दी है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, इन पे हम हमेशा वक्त वक्त पे इस पे बात करते रहे हैं। तो आईपीओ का ट्रेडिंग क्रेज जिस तरीके से बढ़ा है, आईपीओ पे हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। तो आईपीओ को लॉन्च करने वाली जो कंपनियां हैं, कोई रणनीति में बहुत मुश्किल है। जिस तरीके जोमेटो का था, इस तरह की पहली कंपनी लिस्ट हो रही थी, उनका जो प्राइस बैंड था, और ये भले ही वो 150 के इसमें चाहत में वो 141-42 तक ऊपर गया, उसके बाद वो वापस नीचे आ रहा है। तो लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो आने वाले टाइम पे उसका पता चलेगा कि वो रियल वैल्यू, और मार्केट में आपको बताना चाहिए, मार्केट हमेशा जो है आपको रियल वैल्यू पे लाके उसमें पटक देता है किसी भी वैल्यू स्टॉक को। अगर वो इन्फ्लेट होते हैं, अगर मूंगफलियां बादाम के दाम पे बिक रही हैं, तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा बिकेंगी। मार्केट एक ग्रेट लेवलर है। मार्केट हर स्टॉक्स को उसकी रियल वैल्यू के आसपास पटक देता है। देर सवेर वक्त लग सकता है, लेकिन मार्केट एक डिसाइसिवली काम करता है, और मार्केट से होशियार कोई नहीं है। मार्केट ही किसी को नहीं, मतलब आप मार्केट को पकड़ ही नहीं सकते हैं उस सेंस में। आपके पास जितना मर्जी डेटा हो, मार्केट की चाल पर्टिकुलर के टाइम पे क्या होगी, ये कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो आप चाहे इसमें जितना, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये गणित लगाना भी जरूरी है। आपको एक तैयारी पुख्ता रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको साथ में कैवेट भी दे रहा हूँ कि मार्केट पे आप भरोसा, उसमें कहते हैं मार्केट के आप स्टूडेंट बन के रहे। अगर आपको लगता है मार्केट समझ रहे हैं, तो वॉरेन बफेट साहब ने कहा था, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसको बिल्कुल मार्केट की समझ नहीं है, टोटल ब्लफ है। तो मार्केट आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। आप जितना मार्केट में बैठेंगे, जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप इससे बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जिस तरीके के ये जो सारी बातें हुई हैं, इसमें हम अगले लेक्चर में अमेरिकन मार्केट्स पे बात करेंगे। उसके बाद इसमें चीनी या चाइनीज़ मार्केट्स को, चाइनीज़ इकोनॉमी में जो चीज़ें हैं, इसमें जो एक तरीके से जो फैक्टर्स अभी जो इसमें चल रहे हैं, हम उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मार्केट्स के अंदर इंडिया के लिए इसमें आगे इस तरीके से इसमें जो है आगे स्कोप इसमें बनता है। तो लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा कि अब जो अगस्त के महीने में जो मार्केट जिस तरीके से ट्रेड करेगा, वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिवली ट्रेड करेगा। आंकड़ा आपको भले ही 16,000 के पार दिखाए, 16,500 भी आपको दिखेगा ये मंडे ट्यूसडे में। और इसके बगैर उसमें रिलायंस एक बड़ा फैक्टर होगा, उसकी 10% वेटेज है निफ्टी में। तो रिलायंस जब मूव करता है, तो वो निफ्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वैल्यूएबल होता है। और उसके बाद आपके बैंक निफ्टी भी आपका अच्छा कर रहा है फिलहाल। और उसके बाद मेटल साइकिल्स में एक रन आने की उम्मीद है। तो ये सारे जो इनमें जो फेजेस होते हैं, तो मार्केट आपको हमेशा एक अच्छा नंबर देगा। जैसे आपने 2017 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2017 के बाद 2021 में 9,000 से आपका 16,000 मार्केट चला गया है। और इसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हुए, खास करके इंट्रा में और फ्यूचर्स के अंदर। तो F&O के अंदर अब नुकसान होना ही है। उसमें आपको बहुत टेक्निकल स्किल चाहिए उसको करने के लिए, लेकिन ऑल द बेस्ट आप करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिल्कुल कंसल्ट करें, अध्ययन करें, पढ़ें, मार्केट्स को एंजॉय करें, स्टूडेंट बने रहें। और मार्केट के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अमेरिका तेजी का, और उसमें जो टेक कंपनीज का जो रोल है, और साथ में टेक कंपनीज पे जो चाइनीज क्रैकडाउन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बाजारों पर किस तरीके से होगा, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है। और उससे जो हम एक तरीके का अपने रिस्क रिवॉर्ड का जो एक बैलेंस है, इनके बीच का जो बैलेंस है, हम उसको कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।